नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, प्यारी लग रही हैं आप और अलग ही फेस्टिव माहौल, स्टूडियो में अलग ही आनंद आ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत, और आप भी बेहद अच्छे लग रहे हैं। क्वाइट एलिगेंट आई शुड से, एंड दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। इनफैक्ट हम तो दिवाली से पहले दिवाली की धूम ऑफिस में मना रहे हैं। ये थोड़ा हमें प्रिविलेज है और दिवाली पर आपके पॉकेट में भी धूमधाम रहे, आपको कमाई के तमाम फुलझड़ियां जानने को मिले और कमाई का ये जो पूरा माहौल है ये अगले आधे घंटे में आपके सामने हम लेकर आएंगे। और इसके साथ ही फ्यूचर ऑप्शन की दुनिया में आखिर क्या कुछ रणनीति आपको बनानी है वो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं, यानी बाजार की इस वक्त की चाल कैसी है उसे समझते हैं। तो निफ्टी देखिए, आज 105 अंकों की तेजी, 25,700 के पास निफ्टी नजर आता हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 200 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है और यहां पर 57,600 के पार जाता हुआ बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट को भी एक बार अपने रडार पर लाते हैं। अगर हम निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप देखें तो हल्की जो है वो मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि स्मॉल कैप जो है वो आज भी हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर जो मामला है वो थोड़ा बराबरी का कहीं ना कहीं नजर आता हुआ। एडवांसेस जो हैं वो यहां पर आप देखिए 1261 और 1427 जो हैं वो डिक्लाइंस हैं। अगर हम एफएनओ में देखें तो 67 एडवांसेस, 59 डिक्लाइंस, ये अभी तक का माहौल। इन सब के बीच में ज़रा हम हीट मैप को भी चेक कर लेते हैं, बाजार में इस वक्त किस तरह का माहौल है। तो लॉन्ग बिल्डअप में देखिए, यानी कि जहां तेज़ी के सौदे बन रहे हैं, एंजल वन फ्यूचर्स लगभग 3% मजबूत होता हुआ। मुथूट फाइनेंस आप देखिए यहां पर लगभग 2.25% से ज़्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। M&M लगभग 2% चढ़ा हुआ। इसके अलावा HAL करंट फ्यूचर्स में आप देखिए लगभग 1.5% तक की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। ये लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स हैं। डेलीवेरी फ्यूचर्स में भी आज लगभग 1.5% तेजी के संकेत। TVS मोटर्स ये भी लगभग 1.5% यहां पर मजबूत होता हुआ। ओवरऑल रियलिटी देखिए लगभग 1.5% यहां पर भी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। कोलगेट करंट फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो यहां भी लगभग 1.5% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट कवरिंग की ओर जाएं और एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट कवरिंग में हमें यहाँ पर तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच में सितंबर तिमाही में रैलिस इंडिया ने सालाना आधार पर कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं। नतीजों पर कहाँ से आया दबाव और आगे के लिए क्या है ग्रोथ आउटलुक, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO ज्ञानेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत ज्ञानेंद्र जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कंपनी ने कह सकते हैं कि इस क्वार्टर थोड़ा सा वीक सेट ऑफ नंबर्स रजिस्टर किए हैं सालाना आधार पर। क्या वो चीज़ें नहीं है जो इस डिक्लाइन की वजह बनी, और गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ आगे आउटलुक आप बता सकें फाइनेंशियल्स पे तो वो बताएं, और किस तरह की उम्मीद है पिकअप की आने वाले क्वार्टर्स में। देखिए, जितनी भी कृषि उत्पाद से संबंधित कंपनियां हैं, खासकर जो बीज और सॉइल एंड प्लांट हेल्थ और पेस्टिसाइड बेचती हैं, उनका बिजनेस का आकलन हमें क्वार्टर बाय क्वार्टर नहीं करना चाहिए। हमें उनको जो है सीजन के बेसिस पे देखना चाहिए। तो अगर हम सीजनल व्यू लेके चले, जो खरीफ सीजन जो कि करीब 90% खत्म हो गया है, उसके हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है वो अच्छा रहा है, हमारा सीड बिजनेस बहुत अच्छा रहा है, और सॉइल एंड प्लांट हेल्थ बिजनेस में थोड़ी नरमी रही क्योंकि बीच में बायोस्टिमुलेंट को लेके सरकार के कुछ कानूनों में परिवर्तन हुआ, कुछ नए कानून आ रहे हैं। हालांकि उन चीज़ों से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला, बट शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस आए। और साथ में आपको शायद याद होगा कि पिछली तिमाही में, ये जो तिमाही खत्म हो गई, इसमें बारिश बहुत ज़्यादा हुई, कई जगहों पे फ्लड भी हुई और क्रॉप डैमेज भी हुआ, और इतनी ज़्यादा बारिश होती रही कि किसानों को खेत में जाने का मौका नहीं मिला। उसके वजह से औसत अनुमान जो है इंडस्ट्री का कि 2 से 3 स्प्रे जो कीटनाशक के होने थे वो मिस हो गए।
तो अगर आप सीजन के बेसिस पे देखो तो हमारा जो फफूंदनाशक का बिजनेस है उसने अच्छा किया है, हर्बिसाइड बिजनेस ने अच्छा किया है, हमारे सीड बिजनेस ने बहुत अच्छा किया है, एक्सपोर्ट बिजनेस ने भी अच्छा किया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक इंसेक्टिसाइड बिजनेस की बात है, जो कीड़ों मारने वाली दवाएं होती हैं, उसमें थोड़ी नरमी रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि स्प्रे मिस हो गए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, अब बात करते हैं मार्जिन्स की। मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं सालाना आधार पर, और जिस तरह की गाइडेंस आपने बताई थी इन द रेंज ऑफ 15 to 20%, अब इन मार्जिन्स को मद्देनजर रखते हुए कितनी सस्टेनेबल ये नजर आती है, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपेंशन आपके मार्जिन्स में इन पर्टिकुलर? देखिए, हम जो नंबर बताते हैं वो हमारे एस्पिरेशनल नंबर होते हैं। वो हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य में जाना चाहते हैं। तो अगर आप मार्जिन के दृष्टिकोण से देखिए तो छमाही बेसिस पे हमारा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। जो हमारा डोमेस्टिक दवाओं का बिजनेस है उसमें थोड़ी नरमी रही है, लेकिन उसका कारण ये भी है कि जब किसान स्प्रे मिस कर देते हैं तो कंपनियों में होड़ लग जाती है ज़्यादा स्कीम पास करने की और ज़्यादा डिस्काउंट देने की, प्राइस कम करने की, जिससे किसानों को भी सुविधा हो सके और जो माल बन के बाजार में चला गया है उसकी कुछ खपत हो जाए। तो उसकी वजह से मार्जिन कमजोर रहे। बट जो हमारे बिजनेस के तीन अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें खेती की दवाइयाँ हैं, बीज है, सॉइल एंड प्लांट हेल्थ का बिजनेस है, उसमें मुझे उम्मीद है कि हमारा सॉइल प्लांट हेल्थ और सीड का बिजनेस जो है ये हमारे मार्जिन को ऊपर बढ़ाता रहेगा। और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है इस बार। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, साथ में थोड़ा सा मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो वीकनेस आई है डोमेस्टिक की वजह से आई है। बट मुझे क्या लगता है कि हमारा बिजनेस जो ऐसा है कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं। कभी ना कभी कृषि है, बहुत सारी देश विदेश की नीतियों पे निर्भर करती है, कमोडिटी प्राइस पे निर्भर करती है। तो हमें बिजनेस को ओवरऑल बेसिस पे देखना पड़ेगा। और फ्यूचर में जैसे हम अपने खर्चे को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, उनके वजह से मुझे उम्मीद है कि मार्जिन में इम्प्रूवमेंट भी आपको सीक्वेंशियल बेसिस पे, सीजनल बेसिस पे देखने को मिलेगा। बेहतर ज्ञानेंद्र जी, हमें ज़रा बताइए कि FY25 के अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस को फोकस करें तो लगभग 20% का योगदान जो है वो टोटल रेवेन्यू में नज़र आता है अगर नंबर्स की बात करें। किस तरह की परफॉर्मेंस आपने देखी, और दूसरा कि अब आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज़ हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है वो और ज़्यादा विस्तार देखने को मिलेगा? देखिए, एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से जो सबसे दो बड़ी मार्केट मानी जाती हैं वो है अमेरिका और ब्राज़ील। और दोनों ही मार्केट में हमारी तरक्की हुई है इस बार। लेकिन अमेरिका में कुछ टैरिफ रिलेटेड चैलेंजेस भी चल रहे हैं, उम्मीद है कि वो आगे सेटल हो जानी चाहिए। अच्छी बात ये है कि हमारा जो अमेरिका का बिजनेस है उसमें 85% बिजनेस में टैरिफ एप्लीकेबल नहीं होता है आज के डेट में। सिर्फ 15% बिजनेस है जो हम फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट भेजते हैं उसमें होता है। लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही है मुझे लगता है वो भी आने वाले समय में सेटल हो जाना चाहिए। इन चीज़ों का सिर्फ अमेरिका की मार्केट में ही एक्सपोर्ट कंपनियों को नुकसान नहीं है, इसका असर ब्राज़ील पे भी पड़ता है, क्योंकि जब कंपनियां अमेरिका में माल नहीं बेच पाती हैं तो वो ब्राज़ील जाती हैं और ब्राज़ील में फिर वो जो माल बन गया उसको बेचने के लिए प्राइस कम करने की कोशिश करती हैं, क्रेडिट ज़्यादा देने की कोशिश करती हैं, जिससे बाजार का माहौल थोड़ा नर्म हो जाता है। बट मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो है समय के हिसाब से ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी दीपावली की और हमारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आपको भी और रैलिस इंडिया की पूरी टीम को, 18 आवर्स स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा बाजार का रुख करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर, नए शिखर पर पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी 57,625 के स्तर इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 जुलाई 2025 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर फिर से बैंक निफ्टी 200 अंकों की बढ़त, 52 हफ्तों की ऊंचाई पर निफ्टी नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस 73 सत्रों के बाद बैंक निफ्टी इस तरह के नए रिकॉर्ड लेवल्स दिखा रहा है।
काफी बढ़िया तेजी के बीच बाजार शुरुआत वॉलेटाइल जरूर हुई, लेकिन उसके बाद बाजार ने अपने आप को उम्दा तरीके से, बेहतरीन तरीके से संभाला। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक हर तरफ अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम है और बैंक निफ्टी की ये रिकॉर्ड ऊंचाई जो है इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फोकस भी है। निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र और फाइनेंशियल्स में किस तरह की चाल है, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आपके आउटलुक और बाजार पर आपके टेक्स भी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अजीत मिश्रा की राय हम जानेंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एफएनओ जंक्शन देख रहे हैं आप। बाजार में लगातार तेजी छाई हुई है और इस तेजी में एफएनओ एक्शन लॉन्ग्स बिल्टअप क्या है, सीधा उसी का रुख करते हैं। अजीत मिश्रा है हमारे साथ। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर फोकस कर रहे हैं हम, और आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, एक्सिस बैंक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर ताज़ा खरीदारी इस मोमेंट नजर आ रही है। आपकी राय क्या होगी? 0.5% to 2% के गेन्स इन तमाम स्टॉक्स में है। इन लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर आपकी राय? गुड मॉर्निंग मानसी। सो मानसी, देखिए जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, नो डाउट अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए सेक्टर्स बेसिकली रोटेशनल बेसिस पे आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकिंग एक कांस्टेंट है, आज आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है पोस्ट इन्फोसिस नंबर्स, बट स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ ठीक ठाक है। मींस आपको ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो है डिफेंस के काउंटर। बेसिकली आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं, चाहे वो HAL हो, BEL हो, इनमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। काफी एक टाइट रेंज में HAL आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। मींस 4700 4900 के एक बैंड में ये ट्रेड कर रहा था। आज उसका एक ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम प्राइस एक्शन दोनों ही कंडीसिव है, तो इंडिकेशन तो यही है कि यहाँ से आपको मोमेंटम फर्दर स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएगा। 4840 करीब 100 पॉइंट नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे आप HAL को लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर पे करीब 5150 5200 तक के पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे HAL में। इसके अलावा इन दिस लिस्ट मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस, जहाँ पे कि एक कंसिस्टेंसी चल रही है ड्यू टू दिस फिनोमिनल सर्ज इन गोल्ड, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको लॉन्ग साइड पे बने रहना चाहिए। पॉज हुआ था रिकॉर्ड हाइस के पास, जिसका आज फिर से ब्रेकआउट हुआ है, तो जो 3280 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अपसाइड ओपन है, बट एज पर द रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे हिसाब से 3450 से 3500 तक के लेवल्स आप टारगेट की तरह मेंटेन कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस में भी। ओके, तो चलिए, ये राय लॉन्ग्स बिल्टअप के ताज़ा खरीदारी के इन कैंडिडेट्स में फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है। अजीत, आज के लिए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं, वो अब हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया कि डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स, HAL की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। BEL में भी एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन था जिसका आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो नियर टर्म में एंटिसिपेशन है कि ये मोमेंटम और फर्दर एक्सटेंड करेगा। करीब 438 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 410 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटो पैक, जो कि थोड़ा साइडलाइंस पे था, अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा था, आज दोबारा से इसमें ट्रेंड रिजम्पशन देखने को मिला है, जिसमें मारुति भी लीड कर रहा है फ्रॉम दी फ्रंट। तो यहाँ पे जिस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद नियर टर्म में करीब 17100 तक के लेवल्स एंटिसिपेट कर रहे हैं मारुति में, आने वाले दिनों में दिख जाएंगे आपको। तो 16200 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, तो ये है तमाम रिकमेंडेशंस आती हुई अजीत जी की तरफ से। अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार शो में उनसे हम रणनीति जानेंगे, लेकिन इस बीच वारी एनर्जीज ने बेहद शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मुनाफे में 133% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं आय में भी करीब 70% का शानदार उछाल देखा गया है। कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CEO अमित पैठणकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस शानदार प्रदर्शन पर उनका क्या कहना है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। हमें बताइए, शानदार नतीजे, इन नतीजों को कैसे देखते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। हाँ, वाकई रिजल्ट्स ये क्वार्टर में काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट ये हमारे बेस्ट क्वार्टर्स में से कहलाएगा। रेवेन्यू के तौर पे, प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पे, सभी पैरामीटर्स में दिस हैज़ बीन द बेस्ट क्वार्टर।
और उसके कारण कई हैं। हम 3-4 मुद्दों पे खास तौर पर ध्यान रखते हैं। एक मतलब बेसिक फंडामेंटल्स जो है, ग्रोथ तो चाहिए लेकिन ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चाहिए, तो ये हम ख्याल रखते हैं। जो एग्जीक्यूशन है, जो नई लाइनें डालनी है, नई मशीन्स डालने हैं, नए फैक्ट्रीज डालने हैं, वो वी मेक श्योर दैट वो टाइम पे आए, एंड उनका जो रैंप अप होता है वो भी खास तौर से हम ध्यान रखते हैं कि जल्दी जल्दी हो। वो जो एक्सपीरियंस हमको मिला है इतने सालों का, वो हेल्प करता है। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज है डिमांड। इंडिया में, यूएस में, सभी जगहों पे, ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस इन द वर्ल्ड डिमांड काफी रोबस्ट है। तो ये सब फैक्टर्स मिलके इट हैज गिवन अस अ वेरी गुड क्वार्टर। और आपने जैसा कहा, यूएस के जो ऑर्डर्स है उनकी इंट्रिंसिक प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, और तो उसका भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है ऑन द रिजल्ट्स। बिल्कुल अमित जी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के बीच रेवेन्यू स्प्लिट की अगर बात करें, वो कैसा दिख रहा है? करीब करीब 60-40 के प्रोपोर्शन में होता है नॉर्मली ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। हमारा 60% जो होता है वो ओवरसीज होता है और 40% इंडिया का रहता है। काफी बेहतर। अमित जी, हमें जरा बताएं कि अमेरिका में एक कंपनी के एसेट अधिग्रहण की भी जो खबरें रही हैं, उस मामले में क्या डेवलपमेंट्स हैं? हमने मेयर बर्गर नाम की एक कंपनी है, उसके जो अमेरिकन एसेट्स हैं वो एक्वायर किए हैं। वो एरिजोना स्टेट में है। 1 गीगावाट के करीब उसकी कैपेसिटी है, और मेरे ख्याल से वो ऑपरेशनल हो जाएगी अबाउट इन द नेक्स्ट मे बी 3 से 6 महीने में होनी चाहिए। शुक्रिया करेंगे अमित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपने तमाम राय रखने के लिए, नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं दीपावली की, और आपके कारोबार के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं अपने शो की ओर और ज़रा फोकस करेंगे शॉर्ट कवरिंग शेयर्स पर। जी हाँ, अगर लिस्ट में आपके सामने रख पाऊँ तो आप देखेंगे एशियन पेंट्स, कल्याण जी जूलर्स, अंबर एंटरप्राइजेज, केन्स टेक्नोलॉजी, ये 4 नाम हैं। एशियन पेंट्स लगभग 5% से ज़्यादा मजबूत होता हुआ, कल्याण जूलर्स में लगभग 1.5% की मजबूती, अंबर एंटरप्राइजेज 0.25% मजबूत, वहीं केन्स टेक में हमें लगभग 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। शॉर्ट कवरिंग में इन 4 नामों पे मैंने फोकस किया, लेकिन अजीत जी, इन 4 नामों के अलावा भी अगर कुछ आपको बेहतर लगता हो तो आप राय दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इन 4 नामों में से अगर आप एम्बर एंटरप्राइज को देखेंगे प्रशांत, तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको। मतलब बहुत टाइट रेंज में अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट करना, अपने 20 EMA को होल्ड करते हुए, तो कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन जो ऑलमोस्ट पिछले करीब 15 दिनों से चल रही है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ पे एक अच्छे काफी कम रिस्क के साथ एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 8100 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट करिए, और हो सकता है कि जल्दी ही आपको इसमें करीब 8900 9000 मींस ऑलमोस्ट करीब 3 टाइम्स जो आपके रिस्क है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो एम्बर एंटरप्राइज अमंग द बेस्ट कैंडिडेट है। एशियन पेंट्स ने डेफिनेटली पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। जिस तरीके से आज का इसका मूव है, मींस अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को डेली चार्ट पे इसने रिक्लेम कर लिया है। बट मुझे लगता है यहाँ 2600 का एक हर्डल है जो कि काफी नजदीक आ गए हैं हम, जहां से लास्ट टाइम एक गिरावट हुई थी। तो वो देखते हुए एक बार को थोड़ा सा पॉज देखने को शायद मिल सकता है 2600 के ऊपर। अगर हम निकलते हैं तब जाके फिर एक स्ट्रेंथन मूव हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग और स्ट्रेंथन हो सकती है इसमें। तो एशियन पेंट पे भी ध्यान रखिए, बट 2600 के ऊपर इसमें हम देखेंगे कि फ्रेश मोमेंटम आते हुए। तो जिनके पास पोजीशन है एक बार को बने रह सकते हैं 2600 तक के मेरे टारगेट्स के साथ। तो चलिए, ये तो हुई जहां खरीदारी है और नई खरीदारी हो रही है या शॉर्ट्स कट रहे हैं उनकी बात, लेकिन बिकवाली ताज़ा कहां पर हो रही है वो अब जानते हैं। शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट का रुख करते हैं। अजीत, एफएनओ में ताज़ा बिकवाली अगर आप देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में नजर आ रही है। 0.5% तक की गिरावट यहां पर हाथ लगी है, क्या राय होगी? देखिए यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज LIC में टोन जरूर थोड़ा सा साइडवेज है, बट एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं है। और अभी कहीं ना कहीं
LIC में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि चैलेंजेस रहेंगे, बिकॉज ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए, और फ्रेश लॉन्ग्स केवल 580 के ऊपर। शॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि 560 के नीचे कंफर्मेशन आएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग उस केस में एक ट्रिगर कर सकता है डाउन साइड पे मूव करीब 545 540 तक। तो अभी के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एग्जिट, और फ्रेश शॉर्टिंग के लिए 560 के नीचे आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 570 के स्टॉप लॉस के साथ, 540 तक के पोजीशन टारगेट्स के साथ। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। चलिए, और इन सब के बीच में हमारे साथ लगातार मैनेजमेंट भी शामिल हो रहे हैं, और अब बात करेंगे मेट्रो ब्रांड्स की। सितंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। सालाना आय में करीब 11% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि मुनाफे में 2% से ज़्यादा का दबाव दिखा। एबिटा में 10% का इजाफा दिखा, जबकि मार्जिन पर भी दबाव दिखा है। चर्चा के लिए हमारे साथ मेट्रो के CFO कौशल पारेख साहब जुड़ चुके हैं। कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। ओवरऑल अगर मैं नंबर्स को देखूँ तो इनलाइन नंबर्स ही रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहां पर एक दबाव जरूर देखा गया है, और मार्जिन पर भी कुछ हद तक दबाव हमने देखा है। हमें जरा बताइए कि आखिर किस वजह से ये दबाव देखा गया, और मार्जिन आउटलुक का अब आने वाले हाफ ईयर के लिए क्या होंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर आप देखें इन Q2 हमारा रेवेन्यू ग्रोथ वाज 12%। ये लास्ट 8 क्वार्टर्स में हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है जो हमने रिकॉर्ड किया है। इफ यू सी एट EBITDA लेवल ऑन अ स्टैंडअलोन बेसिस, आवर EBITDA was in line with the top line growth of around 12%. पैट में जो गिरावट देखी है, दिस इज प्रीडोमिनेंटली ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंड AS 116, जो लीज अकाउंटिंग का न्यू स्टैंडर्ड है। उसके वजह से नॉन कैश हिट आया है प्रीडोमिनेंटली, बिकॉज वी ओपन 42 न्यू स्टोर्स इन दिस क्वार्टर, एंड उसमें भी 4 बड़े फुटलॉकर स्टोर्स ओपन हुए। These are big stores with big rentals, and hence uska impact was elevated, and we saw an impact of around 1% on our PAT margin as such. Otherwise, margin would also PAT margin also would have been broadly in line. So ये predominant reason है with respect to reduction in PAT जो हमने देखा है. In terms of guidance, we don't give guidance for the immediate year, but जो हमारा medium to long term guidance हमने दिया है, top line growth of 15 to 18%, gross margins in the range of 55 to 57, 58%, EBITDA in the range of around 30%, and PAT in that range of around 15%. We are very confident that over a medium to long term, we should be able to achieve this growth on a consistent basis. कौशल, अब अगर बिजनेस एक्सपेंशन की आपकी बात करें, इस तिमाही इनफैक्ट 4 नए फुट लॉकर स्टोर्स कंपनी ने ओपन किए हैं, फर्स्ट न्यू एरा स्टोर इन दी Q2। किस तरह का रिस्पांस मिला है, और स्टोर रोल आउट प्लान क्या है? आर यू ऑन ट्रैक टू रोल आउट 3 फुट लॉकर स्टोर्स इन Q3 जिस तरह से आपने डिसाइड किया था? फुट लॉकर के 4 स्टोर हमने ओपन किए लास्ट क्वार्टर में। अभी तक जो हम देख रहे हैं, रिस्पांस हैज बीन वेरी एनकरेजिंग। यहाँ पे हमने पहले भी गाइड किया है कि ड्यू टू BIS इम्प्लीमेंटेशन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमने देखे, और वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्शन हमको फुट लॉकर चेन में हुए, बिकॉज यहाँ पे हम ऑल थर्ड पार्टी ब्रांड्स पे डिपेंडेंट है, और ये थर्ड पार्टी ब्रांड्स प्रिडोमिनेंटली हाई प्राइस मर्चेंडाइज इंडिया में इंपोर्ट करती है। Instead of inventory not being completely in sync with what we would have liked, the kind of performance जो हम लोग देख रहे हैं Foot Locker में, we feel very confident that in Q4 Q1 of next financial year, when we expect all the supply chain issues to get resolved for Foot Locker, हम काफी अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे Foot Locker के स्टोर से। बिल्कुल कौशल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और कंपनी को आने वाले तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए, इसी के साथ FNO जंक्शन को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कमोडिटी बाजार से जुड़ी खास पेशकश लेकर वापस से ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे हम। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।